हाय, आप देख रहे हैं मनी नाइन। मैं हूं प्रियंका संभव। तो पैसे को हमें कमाना है, बचाना है, अपने खर्चों को चलाना है और आगे के लिए इनको निवेश भी करना है, ताकि आगे जाकर आपको कोई भी जो बुरा वक्त होगा, जब आप रिटायर होंगे, तो आपके पास पैसा हो। तो इन सब के बीच में ऐसा मुमकिन है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए, लेकिन पैसों की ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकती है। तो हम कोशिश करेंगे मनी नाइन में कि आप इन गलतियों से बचें। कैसे बचें? तो मनी मास्टर क्लास में आज मेरा साथ दे रहे हैं प्लान अहेड के सीईओ और फाउंडर विशाल धवन, इसी बात को समझाने में। हाय विशाल, स्वागत है आपका मनी नाइन में। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। जब फाइनेंशियल शुक्रिया। प्लानिंग शुरुआत करते हैं ना, तो बिगिनर्स किस तरह की मिस्टेक कर देते हैं? विशाल, जरा हाईलाइट कीजिए। और ये मिस्टेक आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकते हैं। बिल्कुल, तो हमने देखी है कि 2-3 चीज़ें होती हैं जब आप इनिशियली अपनी फाइनेंशियल जर्नी पे शुरुआत करते हैं। एक तो ये होता है कि बैंक्स हमारे पीछे होते हैं कि आप ज़्यादा लोन लेते रहिए। और क्या है कि स्पेशली अगर हम घर लेने वाले हैं या गाड़ी लेने वाले हैं, तो हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम थोड़ा ज़्यादा और ले लें। अगर हमें 1 बेडरूम हाउस लेना है तो हम 2 ले लेते हैं। अगर हमें 2 लेना है तो 3 ले लेते हैं। और फिर क्या होता है कि हम अज़्यूम करते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो हमारे शुरुआत की जो इनकम रेज़ेस हैं, वो चलती ही रहेगी। और एक्चुअली प्रैक्टिस में होता है कि आप कहीं न कहीं जाकर प्लेटो हो जाते हैं, आपकी इनकम इतनी बढ़ती नहीं है और आपके जो लोन्स हैं, वो आते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने देखी है, वो ये है कि जो आपकी सेविंग्स हैं, वो हम पहले अपने एक्सपेंसेस करते हैं और जो भी बचता है, वो हम एक्चुअली सेव करते हैं। हम्म। हमें एक्चुअली उसका ऑपोज़िट करना चाहिए कि आपकी इनकम आई, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, आपको एसएमएस आ गया, उसी समय आप 20 से 30% उस पैसों का आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। और जो बाकी हैं 70-80 प्रतिशत वो आप एक्चुअली स्पेंड कर सकते हैं। आपको जो भी करना है, आपके रेंट, आपका जो महीने का खर्चा है, आपके जो आउटिंग्स हैं, वो सब उस 70-80% में कवर हो जाने चाहिए। तीसरी चीज़ जो ये है, वो ये है कि हम अपने हेल्थ का ख़्याल नहीं रखते और हमें मालूम होता है कि 10, 15, 20 सालों के बाद हमारी हेल्थ ख़राब हो गई है और वो जो है हमारी इनकम से बहुत सारा पैसा लेके जा रही है क्योंकि शायद हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली है या हम कंपनी के कवर के ऊपर डिपेंडेंट थे और कंपनी का जॉब चला गया है, अभी हेल्थ कवर नहीं है, हमें इंडिपेंडेंटली नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादातर दिखती हैं 10, 15, 20 सालों के बाद और इसलिए अगर हम इनको कंट्रोल कर सकें तो बहुत अच्छी बात होती है। एब्सोल्युटली। तो बिगिनर्स के लिए ये जरूरी है कि पहले तो आप सेव करें और इन्वेस्ट आप पहले कीजिए, उसके बाद खर्चे को सोचिए। ये कहना है विशाल का। विशाल, ये मुझे बताइए कि कुछ जो शॉक्स होते हैं ना, उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। आपने एक तो हेल्थ के बारे में बताया, लेकिन ऐसा ही एक शॉक जो हमें कोरोना वायरस ने सिखाया वो था कि कई लोगों की नौकरियां गई, कई सैलरी कट हुए, और इसके लिए कहीं ना कहीं लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो जो बैड न्यूज है, उनकी प्रिपरेशन जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा होनी चाहिए, और इसे भी हम लोग भूल जाते हैं। हमें लगता है हाँ, ना हम बीमार कभी पड़ेंगे, ना हमारी नौकरी कभी जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक इमरजेंसी फंड या कंटिंजेंसी फंड हमेशा पास रखें, जो इन बैड टाइम्स के लिए यूज़ में आ सकता है। हमने ये देखा है कि लोग रखते हैं लेकिन वो कुछ साइंटिफिक फ़ॉर्मूला के बेसिस पे नहीं रखते हैं। वो रखते हैं कि अच्छा मेरे पास 5,000 पड़े हुए हैं, 10,000 पड़े हुए हैं, इमरजेंसी होगा तो हम यूज़ कर लेंगे। एक्चुअली एक बहुत साइंटिफिक तरीके से आप अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। हमारी ये राय है कि अगर आप डबल इनकम फैमिली है, मतलब आप और आपकी वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने अराउंड 3 से 6 महीने का जो एक्सपेंसेस हैं, वो आप इमरजेंसी फंड में बरकरार रख सकते हैं। आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ रखनी पड़ेगी अपने मन में कि आपके जो ईएमआईज़ हैं, वो भी आपको उनमें इंक्लूड करने चाहिए। क्योंकि क्या है राइट। कि आप ईएमआई जो है वो हमेशा चलता ही रहेगा और बैंक तो इतना कंसिडरेट नहीं होगा कि अभी क्या है कि जॉब चला गया है, सैलरी इनकम कम हो गया है, जो भी है। तो 3 से 6 महीने और अगर आप सिंगल अर्नर हैं,
या तो आपका बिजनेस है जो एज इट इज ऊपर नीचे जाता है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको 6 से 12 महीने का जो आपका एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग ईएमआई, वो आपको इमरजेंसी या कंटिजेंसी फंड में डेफिनेटली रखना चाहिए। अगर आपने ऐसा रखा है, तो आपको लगा होगा कि 2020 में भी जो भी प्रेशर आया होगा, वो आपके ऊपर बहुत कम हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू उन लोगों में जिन्होंने ये कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं की थी। राइट, तो आपको केवल अपना खर्चा ही नहीं, आपके जितने लोन्स या डेट्स हैं, उनके खर्चे को भी इमरजेंसी फंड में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ओके विशाल, नाउ टेल मी, अगर कोई 20s में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर रहा है और जो कोई 30 में करेगा, क्या एज वाइज उन्हें आप क्या सजेस्ट करते हैं? वो डिफर कर सकता है कि 20s वाला क्या करे और 30s वाले किस तरह की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, ताकि आगे जाकर उन्हें पैसों की दिक्कत ना हो? हाँ जी, एक बड़ी डिफरेंस दोनों स्टेजेस में ये है कि जब आप 20s में होते हैं, तो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के साथ, वो बहुत हाई होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता नहीं है कि मुझे जो मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मैं किसके लिए यूज़ करूँगा। या तो मैं नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई शायद करूँगा, या तो मैं कुछ पीरियड के लिए अपना बिज़नेस शुरू करूँगा, या तो मुझे पता नहीं है कि मुझे घर लेना है। तो आपके जो गोल्स होते हैं वो इतने वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, और इसी वजह से आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में। जब आप 30s में जाते हैं, तो आपके गोल्स थोड़ा क्लियरर हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे अपनी फैमिली शुरू करनी है, एजुकेशन के लिए शायद प्लानिंग करूँगा, मैं रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करूँगा, मुझे घर लेना है। जो ऐसे आपके गोल्स डिफाइन होते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो शायद थोड़े कम फ्लेक्सिबल भी हो तो आपकी ज़िंदगी चल जाती है। लेकिन 20s में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करने की आप सलाह देंगे? एक 20s में जो है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर रहा है, एक 30s में जो है, और अगर कोई 40s में पहुंच गया है, तो आप उसे क्या कहेंगे? बहुत लेट हो गया है उनके लिए, अगर शुरुआत नहीं तो की है। तो जो 20s वाला है, हमने देखा है कि ज़्यादातर वो लोग सिर्फ़ टैक्स को देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं, और हम्म। एक्चुअली वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि जो भी मोस्टली जो टैक्स प्लानिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो अपने आप से लॉक इन के साथ आते हैं। जो लॉक इन है वो 3 साल हो सकता है, जैसे कि ईएलएसएस, या तो 15 साल हो सकता है, जैसे कि पीपीएफ। तो सबसे ज़्यादा जो ख़्याल रखना है, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें जहाँ पे अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े, तो आप ज़्यादा पेनल्टी देने के विदाउट आप अपना पैसा एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर राइट। एग्ज़ाम्पल अगर आप बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स यूज़ करेंगे, या तो डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स यूज़ करेंगे, तो वो दोनों आपको अच्छे तरीके हैं जहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। एसआईपी करना बहुत इम्पोर्टेंट है इन सभी स्टेजेस में, क्योंकि क्या है कि आपके जो एसआईपीज़ हैं, वो आपको डिसिप्लिन करते हैं कि आप रेगुलरली सेव करें। क्योंकि अगर आप हम्म। रेगुलरली सेव नहीं करेंगे, तो आपको दिखेगा कि आपके जो पैसे हैं, जो आपका इंटेंशन अच्छा था कि मैं सेव करूँ, लेकिन वो पैसे कहाँ न कहाँ कहीं न कहीं स्पेंड हो जाते हैं। जब आप राइट। 30s में जाएँगे, तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो आप रिटायरमेंट की तरफ स्टार्ट करें सेविंग करने। अगेन जो आप इक्विटी की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो अच्छी होगी, क्योंकि आपके पास 20-30 साल है अपने रिटायरमेंट के लिए। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यूज़ करना चाहते हैं, इंडेक्स फंड्स यूज़ करना चाहते हैं, तो वो अच्छे तरीके हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए। जब आप 40s में पहुँचते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी चीज़ हो जाती है, वो रिटायरमेंट हो जाती है। क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ़ 15-20 साल है, और आजकल जो हम देख रहे हैं, वो ये भी ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग एक्चुअली 60 तक पहुँचते ही नहीं है अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि उनकी जब तक आप मिड 40s, अर्ली 50s में पहुँच जाते हैं, तो आपकी जो जॉब है, वो बहुत इनसिक्योर हो जाती है। तो आपके पास इस पीरियड में सबसे ज़्यादा टाइम है कि आप रिटायरमेंट पे फ़ोकस करें, इन्वेस्ट करें। नेशनल पेंशन सिस्टम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छी स्कीम है, जहाँ पे आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर सकते हैं। आप इक्विटी ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपकी इन्फ्लेशन बीटिंग जो रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट में, वो मीट हो जाए। और जो थोड़ा पैसा है, वो आप ज़रूर ऐसा इन्वेस्ट करें कि आपके जो अदर गोल्स हैं, वो भी टेकन केयर ऑफ हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स रिटायरमेंट की तरफ करें।
नहीं तो क्या होता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए सडनली आप अपना पूरा रिटायरमेंट का पैसा निकाल लेते हैं और फिर आपको हुँ। पता चलता है कि आपके पास रिटायरमेंट के लिए तो कोई लोन देगा नहीं, एजुकेशन के लिए फिर भी आपके बच्चे लोन ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो 2 बकेट बहुत ज़रूरी है, वो ये कि एक आपका रिटायरमेंट का गोल होना चाहिए, जो कि सिर्फ़ आपके लिए हो, और अगर आप बच्चों की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल अलग बास्केट होना चाहिए। पर सबसे ज़रूरी जो विशाल की बातचीत का टेक अवे रहा, विशाल, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कह दिया कि आपको सिप करने की आदत डालनी होगी और आपको इन्वेस्ट सबसे पहले करना है, उसके बाद खर्चों के बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच विशाल, मनी 9 लाइव के साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे, पर आज के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।